अक्सर ऐसा होता है कि अपने दोस्तों या जान पहचान वालों की मदद करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे पैसे उधार दे दिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है जब वो वादा टूट जाता है और बात सीधे अदालत की दहलीज तक पहुंच जाती है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसी ही दिलचस्प कानूनी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। यह सिर्फ एक टूटे हुए वादे का किस्सा नहीं है, बल्कि इस बात को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है कि हमारा कानून दोस्ती और व्यापार के बीच आखिर लकीर कहाँ खींचता है। हम इस पूरे मामले की जड़ तक जाएंगे और देखेंगे कि कानून का मूल सिद्धांत यहाँ कैसे काम करता है। आज की इस कानूनी कहानी को कुछ अहम हिस्सों में बांटा गया है। शुरुआत होगी कर्ज की कहानी से, फिर बात आएगी बाउंस हुए सिक्योरिटी चेक की। इसके बाद मामले की जड़ यानी धारा 138 को समझा जाएगा। सबूत के भार पर चर्चा होगी, अनुबंध अधिनियम की शर्तों को देखा जाएगा और अंत में जानेंगे कि 7 मई 2026 को झारखंड हाईकोर्ट ने अपना क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो चलिए कहानी का पहला पन्ना पलटते हैं। अध्याय 1, कर्ज की कहानी। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। हमारे सामने दो मुख्य किरदार हैं, एक शिकायतकर्ता और दूसरा एक व्यवसाय का मालिक यानी आरोपी। बात है 3 जनवरी 2007 की, जब पूरे 2 लाख रुपए के एक दोस्ताना कर्ज का लेन देन हुआ। शिकायतकर्ता का कहना था कि उसने आरोपी के बिजनेस में मदद करने के लिए ये रकम दी थी। इसका बंटवारा कुछ इस तरह हुआ, 1 लाख रुपए चेक के जरिए दिए गए और बाकी के 1 लाख रुपए एकदम नकद। एकदम सीधा साधा मामला लग रहा है ना। अब इस पैसे की वापसी की गारंटी के तौर पर आरोपी ने अपनी ही हैंडराइटिंग में 2 पोस्ट डेटेड सिक्योरिटी चेक लिखकर दे दिए। पहला था चेक नंबर 000234 जो 1,50,000 रुपए का था और इस पर 10 अप्रैल 2007 की तारीख पड़ी थी। दूसरा था चेक नंबर 000211 जो 50,000 रुपए का था, 13 अप्रैल 2007 की तारीख के साथ। ये चेक एक पक्के वादे की तरह थे, लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, एक ट्विस्ट तो आना ही था। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 2, बाउंस हुए सिक्योरिटी चेक। 2007 के वसंत के मौसम में घटनाओं ने बहुत ही तेजी से करवट लीं। 10 और 13 अप्रैल को वो दोनों चेक बैंक में जमा किए गए, लेकिन अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। नतीजा 11 और 17 अप्रैल को दोनों चेक बाउंस हो गए। इसके तुरंत बाद 16 अप्रैल को एक लीगल नोटिस भेजा गया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 8 मई 2007 को आरोपी ने अचानक से ये दावा कर दिया कि अरे वो 1,50,000 रुपए वाला बड़ा चेक तो मार्च में ही कहीं गुम हो गया था। इस अजीबोगरीब जवाब के बाद शिकायतकर्ता ने 72 घंटे के अंदर पैसे चुकाने की आखिरी मोहलत दी। जब वो कोशिश भी नाकाम हो गई तो आखिरकार मई 2007 में एक फॉर्मल केस दर्ज करा दिया गया। केस चला, ट्रायल हुआ और हैरान करने वाली बात ये रही कि 2008 में निचली अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। अब सवाल ये है कि ऐसा फैसला क्यों आया? इसे समझने के लिए हमें कानून की किताब खोलनी ही पड़ेगी। तो आइए पहुंचते हैं अध्याय 3 पर, मूल कानून धारा 138। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 का असली मकसद कमर्शियल लेन देन को सुरक्षित करना है। इस कानून की जड़ में एक बहुत ही भारी भरकम बात छुपी है, कानूनी रूप से लागू करने योग्य कर्ज यानी लीगली एनफोर्सेबल डेट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि धारा 138 सिर्फ किसी भी चेक के बाउंस होने पर काम नहीं करती। ये तभी लागू होती है जब वो चेक किसी ऐसे कर्ज को चुकाने के लिए दिया गया हो जिसे वसूलने का पूरा कानूनी हक हो। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कानून की इस किताब में कुछ बेहद सख्त शर्तें मौजूद हैं। मुख्य रूप से 3 कदम हैं। पहला, चेक को उसकी वैलिडिटी के अंदर बैंक में लगाना होगा। दूसरा, चेक बाउंस होने का पता चलते ही 30 दिन के अंदर एक लिखित नोटिस भेजना होगा। और तीसरा, अगर नोटिस मिलने के 15 दिन बाद भी पैसे नहीं मिलते तब जाकर अपराध बनता है। लेकिन इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ी शर्त है वो वही है कर्ज का कानूनी रूप से लागू करने योग्य होना। अब बढ़ते हैं अध्याय 4 की तरफ, सबूत का भार या बर्डन ऑफ प्रूफ। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में कानून हमेशा यही मानकर चलता है कि चेक किसी वैलिड कर्ज के लिए ही दिया गया होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2023 के राजेश जैन बनाम अजय सिंह केस के फैसले ने एक बड़ी बात साफ कर दी। इसके मुताबिक अगर आरोपी अदालत को बस इतना यकीन दिला दे कि असल में ऐसा कोई कर्ज था ही नहीं,
तो वो कानूनी अनुमान तुरंत गायब हो जाता है। और फिर ये साबित करने का पूरा बोझ शिकायतकर्ता के सिर पर आ जाता है कि कर्ज वाकई में था। इसका मतलब ये हुआ कि आरोपी को खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई 100% पक्का सबूत नहीं लाना है। उसे सिर्फ संभावनाओं की प्रबलता, जिसे अंग्रेजी में प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज कहते हैं, उस मानक को छूना होता है। आसान भाषा में कहें तो उसे बस ये दिखाना है कि इस लेन देन में कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये बिल्कुल एक सिविल केस जैसा है, जहां सिर्फ ये साबित कर देना काफी है कि सामने वाले की कहानी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और यही हमें ले जाता है अध्याय 5 पर, अनुबंध अधिनियम यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शर्त। कोई भी समझौता कानून की नज़र में तब तक पक्का नहीं होता जब तक उसमें प्रतिफल या कंसिडरेशन न हो। एक तरफ होता है वाणिज्यिक प्रतिफल, जो एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट और कानूनी कर्ज बनाता है, और दूसरी तरफ होती है दोस्ती। अब कानून के सामने दोस्ती कोई ऐसा प्रतिफल नहीं है जिस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट खड़ा किया जा सके। और सच कहें तो यही वो सबसे बारीक पॉइंट है, कानून की वो जड़ है जिसने इस पूरे मामले की नींव हिलाकर रख दी। झारखंड हाईकोर्ट ने इस बात को पकड़ा और निष्कर्ष निकाला कि क्योंकि ये एक दोस्ताना लेन देन था, इसलिए इसमें कोई कमर्शियल एंगल या प्रतिफल था ही नहीं, और बिना प्रतिफल के कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो ये पूरा मामला कभी धारा 138 के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य कर्ज की कैटेगरी में आया ही नहीं। ये कानून की एक बहुत ही सीधी लेकिन बेहद शक्तिशाली व्याख्या है। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अध्याय 6, अदालत का अंतिम फैसला। 7 मई 2026 को झारखंड हाईकोर्ट ने बिना किसी भेदभाव के सभी सबूतों को बड़ी बारीकी से परखा। अदालत ने साफ कर दिया कि ये लेन देन सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ताना मदद थी। इस दोस्ती वाली मदद ने शिकायतकर्ता को कोई ऐसा कानूनी अधिकार नहीं दिया कि वो इसे एक लीगल कर्ज मानकर जबरदस्ती वसूल सके। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला? हाईकोर्ट ने 2008 के उस पुराने फैसले को एकदम सही ठहराया जिसमें आरोपी को बरी कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि उस फैसले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से अपील खारिज हो गई और ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड वापस भेज दिए गए। आरोपी बरी ही रहा क्योंकि एक दोस्ताना कर्ज ने धारा 138 की बुनियादी कानूनी शर्तों को पूरा ही नहीं किया था। अंत में ये पूरी कानूनी कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। जब आपसी रिश्ते और सख्त कमर्शियल कानून आपस में टकराते हैं तो क्या सिर्फ एक हाथ मिलाना या एक दोस्ताना चेक किसी वादे को पक्का करने के लिए काफ़ी है? ये मामला बिल्कुल साफ कर देता है कि कानून की नज़र में दोस्ती में दिए गए पैसे और एक पक्के कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के बीच बहुत बड़ा फासला होता है। ये सोचने वाली बात है कि अगली बार जब कोई जानने वाला आर्थिक मदद मांगे तो उस समझौते का रूप कैसा होना चाहिए। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस जटिल विषय को समझने में पूरी स्पष्टता मिली होगी।